लेफ्ट लंग हो चाहे राइट लंग, इस लंग के ऊपर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो काफी टफ होती है बट फ्लेक्सिबल होती है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्यूरा, PLRA, प्यूरा। और लंग्स और प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? ब्रीदिंग के ड्यूरिंग जब हमारी लंग एक्सपैंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो लंग और प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसको बचाएगा कौन? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, लंग और प्लूरा, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। इसके नीचे में यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसको हम लोग डायफ्राम बोलेंगे। ये एल्वियोलाई हो गया, जो बैलून सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे ब्रोंक्यूल जो डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहली डिवीजन में देखो, सबसे पहली डिवीजन जो होगी ब्रोंक्यूल की, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल। जो इसकी दूसरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। जो दूसरी डिवीजन होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। और जो तीसरी डिवीजन होगी उसको टर्शियरी ब्रोंक्यूल, जिसके लास्ट में आपको दिखेगा एक बैलून सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज इसी जगह पे होनी है। कैसे होगी वो तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होनी है वो यहीं पे होनी है। ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, ये स्टार्ट करें वर्किंग। हमारी जो लंग है, ये लंग बाहर से प्रोटेक्टेड होती है बाय रिब केज। ये बाहर से ऐसे प्रोटेक्टेड होगी तरीके से बाय रिब केज। रिब जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, सब प्रोटेक्टेड होते हैं। ब्रेन भी देखो, ब्रेन के ऊपर भी स्कल है, ये भी प्रोटेक्टेड है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर भी वर्टिब्री है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, सब के सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हम लोग समझे कि इनहेलेशन की प्रोसेस होगी कैसे। तो होगी कैसे इनहेलेशन की प्रोसेस? इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो रिब केज है हमारा, रिब केज के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो रिब केज को आपस में अटैच रखते हैं, वो इंटरकोस्टल मसल्स वो बाहर की ओर मूव कर, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट ऐसे होगी जिससे कि रिब केज एक्सपैंड करना शुरू करे। क्या हुआ बच्चों? रिब केज एक्सपैंड होना शुरू हुआ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इनहेलेशन। जब सांस लेंगे अंदर, उस वक्त क्या क्या प्रोसेस होगी? तो उस वक्त सबसे पहले रिब केज में क्या होगी? रिब केज में एक्सपेंशन होगी। और यहाँ पे जो डायफ्राम है, जो यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा और बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाएगा। रिब केज बाहर की ओर मूव किया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो उससे होगा क्या? हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ लंग है, वॉल्यूम ऑफ लंग दैट विल इंक्रीज। तो इनहेलेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि रिब केज का एक्सपेंशन होगा और डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो डायफ्राम फ्लैट हुई, नीचे की ओर ये मूव की, रिब केज बाहर की ओर एक्सपैंड हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द लंग विल इंक्रीज। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके अंदर में जो एयर प्रेशर है उसका क्या होगा? जब किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ती है तो एयर प्रेशर का क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो एयर प्रेशर घट जाता है। तो एयर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम कहीं पे भी बढ़ाओगे ना, तो एयर प्रेशर उसकी क्या होगी? घट जाती। तो अब इससे देखो, एयर प्रेशर अंदर की लंग्स के अंदर की एयर प्रेशर कम है,
तो जब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है तो बाहर में क्या है, एयर प्रेशर ज्यादा। बाहर से कंपेयर करें, अगर एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो लंग के अंदर एयर प्रेशर कम, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो कोई भी चीज अपने हायर से लोअर की ओर मूव करती है, तो एयर कहां से कहां मूव करने लगेगी, बाहर से हमारे लंग्स। तो यहाँ पे एयर की जो मूवमेंट होगी वो होगी इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। एयर एंटर की इनटू द लंग्स, कैसे एंटर की, कहां से स्टार्ट हुआ एयर एंटर करना, नेजल पैसेज से, यहां से स्टार्ट। तो नेजल पैसेज से जब स्टार्ट हुआ, तो नेजल पैसेज में सबसे पहले जब एयर एंटर किया तो वहां पे सबसे पहले प्रेजेंट है नेजल हेयर। इस नेजल हेयर ने क्या किया, जो बिगर डस्ट, बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स थे उसको वहां पे फिल्टर कर, इट विल फिल्टर बिगर डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या करेगा, बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा। और क्या करेगा, बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल को तो इसने फिल्टर कर दिया, इसके जस्ट पीछे में प्रेजेंट है म्यूकस की लेयर। ठीक है, इसके जस्ट पीछे में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस की लेयर। कहां पे, यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे प्रेजेंट है म्यूकस की लेयर। यहाँ पे जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये है म्यूकस की लेयर। अब म्यूकस जो उसके जस्ट पीछे में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, तो म्यूकस क्या करता है कि जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो म्यूकस की लेयर में यहाँ पे आके अटैच हो गए। इट विल फिल्टर फाइन डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया। इसके साथ साथ म्यूकस की लेयर का एक और काम है, ये क्या करेगा, बाहर की एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा टू द बॉडी टेम्परेचर। अब जैसे मान लो अभी साथ बाहर में टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इतनी गर्म एयर अगर हमारे लंग्स में एंटर कर गई तो क्या होगा, हमारे लंग्स की जो ये सरफेस है वो थिन और मॉइस्ट है ना। अभी पता पढ़ाया था ना कि रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या होता है, थिन और मॉइस्ट होता है। तो क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा। इतनी गर्म एयर अगर हमारे लंग्स में एंटर करेगी तो ड्राई हो जाएगा ना, और ड्राई हो गया तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगी। तो उस एयर को, बाहर की उतनी वार्म एयर को बॉडी की टेम्परेचर तक लाने का काम और साथ में उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम कौन करता है, म्यूकस की। इसी का जस्ट उल्टा सोचो तो, मान लो चलो तुम चले गए शिमला या दार्जिलिंग चले गए, और ऊपर चले गए केदारनाथ वगैरह चले गए, जहां पे टेम्परेचर माइनस में है। अब उतने माइनस में टेम्परेचर अगर लंग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, उतना ठंडा एयर लंग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, फ्रीज, है ना। थिन भी है मॉइस्ट भी है, फ्रीज करना तो बहुत आसान है। तो उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक लाने का काम कौन करेगा, म्यूकस की। समझ में आया म्यूकस की लेयर का रोल। म्यूकस की लेयर का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है कि वो फाइन डस्ट पार्टिकल को फिल्टर आउट करेगा, उसका काम ये भी है कि हर इनहेल्ड एयर को बॉडी की टेम्परेचर तक लेकर के आना और साथ में उसको ह्यूमिडिफाई करना। ठीक है, तो म्यूकस की लेयर का काम डस्ट को फिल्टर करना, और साथ में इट विल रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ inhaled air and humidifies it. ठीक है, अब यहां से एयर एंटर किया ट्रैकिया में,
ट्रैकिया में एंटर किया, जो कि लगभग 11 सेंटीमीटर का लेंथ है। उसके बाद वो एंटर किया सी शेप लिगामेंट में, यहाँ पे एयर एंटर किया, गया ब्रोंकियोल में। ये जो सी शेप्ड लिगामेंट है, इस सी शेप्ड लिगामेंट का स्पेसिफिक रोल क्या है? सुनिए, इस सी शेप्ड लिगामेंट का स्पेसिफिक रोल क्या है? नेचर पैसेज वाला रब कर दिए, लिख दिया सबने, रब करो। देखो इसका रोल क्या है। सी शेप्ड लिगामेंट जो है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, सी शेप में नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने इनहेलेशन करी तो ये जो है पहले ऐसे स्ट्रक्चर, इनहेलेशन करी, एयर पास हो रहा है तो ये एक्सपैंड हो जाए, सी शेप में आ गया। जब हम सांस छोड़ रहे होंगे, जब एयर नहीं है वहां पे, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट ये ऐसे नहीं हो जाएगा, कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर के रुक जाए। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज कंपैरेटिवली हार्डर स्ट्रक्चर होता है, तो सी शेप होने के कारण ये यहीं पे आके रुक जाए, ये कंप्लीटली कोलैप्स ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है इट विल प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एब्सेंस ऑफ इट। समझ में आया? लिखो, सी शेप्ड कार्टिलेज का रोल लिखो, शेप्ड कार्टिलेज या इसी को लिगामेंट भी बोलते हैं। इसका रोल है इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम collapsing in absence of air, in absence of air। एयर कहां पे एंटर? एयर जो है यहाँ से ब्रोंक ट्रैकिया से कार्टिलेज के थ्रू यहाँ पे होती हुई एंटर की, किसमें? ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल से प्राइमरी ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल से सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल से टर्शियरी ब्रोंकियोल, और टर्शियरी ब्रोंकियोल से फाइनली ये कहां पहुंच गई? एल्वियोलाई के अंदर, जहां पे क्या होना है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज होगा कैसे? देखिए, समझिए गैसियस एक्सचेंज। ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर, बहुत हाई सरफेस एरिया वहां पे है। एक पॉइंट और बताया है मैंने, वहां सरफेस एरिया तो हाई है ही है, साथ ही यहाँ पे ब्लड वेसल्स का नंबर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई है ना, लिखा हुआ है ना उसमें, हाई नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स वहां पे हैं। और ये मेम्ब्रेन देखिए, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन थिन, परमेबल, मॉइस्ट। यहाँ पे जो ब्लड की वेसल है, ब्लड की वेसल भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, कुछ को हम आर्टरी बोलते हैं, कुछ को वेन बोलते हैं, कुछ को कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी किसको बोलते हैं? यहाँ पे कैपिलरी ही है सारा, एल्वियोलाई के ऊपर सारा का सारा कैपिलरी है। कैपिलरी किसको बोलते हैं? कैपिलरी होता है सिंगल सेल मेम्ब्रेन का लेयर, कैपिलरी है सिंगल सेल मेम्ब्रेन। एक तो इसका मेम्ब्रेन पतला, थिन, परमेबल, और ये ब्लड की वेसल, वो भी सिंगल सेल की मेम्ब्रेन। क्या होगा? आराम से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर, जो इसके अंदर तो एयर एंटर किया, यहाँ पे इनहेल्ड एयर आए, इनहेल्ड एयर। चलो, इनहेल्ड एयर आ कहां से रहा है बच्चा? एटमोस्फियर से। एटमोस्फियर से ही तो हम ले रहे हैं ना, इनहेलेशन कर रहे हैं। इनहेल्ड एयर की कंपोजिशन बताओ क्या होगी? नाइट्रोजन कितना होगा इसमें? 78%। ऑक्सीजन कितना होगा? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.03%। वाटर वेपर का अमाउंट लेस होगा, ये इनहेल्ड एयर में है। ओके, चलिए जरा अब आप इधर समझ,
मान लो कि ये है हमारा लंग्स, सॉरी हार्ट। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। मान लो कि ये है हमारा हार्ट। ऐसा होता नहीं है, मान ले, ठीक है। चार चैम्बर था। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है। ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम। नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, चार चैम्बर। ये मान ले हम लंग्स, और यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम। बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी में क्या होता है, बॉडी के हर एक क्या हुआ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सेल ऑक्सीजन लिया, वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, सेल ने, बॉडी के सेल ने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये ऑक्सीजन लिया। वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, CO2, H2O और साथ में 36 ATP। यहां पे प्रोड्यूस हुआ CO2, बॉडी के हर एक सेल। ये CO2 ब्लड ने यहां से बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से लेकर के, ब्लड उसको लेकर के आया कहां पे, राइट एट्रियम। कहां पे लेकर के आया, राइट एट्रियम में। बॉडी के ऑर्गन सिस्टम से कलेक्ट करके CO2 वाला ब्लड आ गया कहां पे, राइट एट्रियम। जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है, सांस लेते हैं तो। ये सांस लिया हमने ऑक्सीजन, कहां पे एंटर किया, लंग्स में। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम। अब ऊपर वाले दोनों एट्रियम को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में है कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, या डीऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं, एक ही बात। अब ऊपर वाला एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ, दोनों एट्रियम का जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया, और यहां से कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जो फिल हो चुका है, यहाँ पे जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो चुका है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद नीचे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंच गया, और यहां से जो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड था वो पहुंच गया लंग्स में। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया एक्सहेलेशन के थ्रू। अब हार्ट से अगर देखो, हार्ट से दो बार पंपिंग हो रही है, जरा ध्यान से देखो। हार्ट से एक पंपिंग तो हो रही है लंग्स में, और एक पंपिंग हो रही है ऑर्गन सिस्टम। जो पंपिंग लंग्स में हो रही है इसका नाम होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी ऑर्गन में हो रही है, पल्मोनरी ऑर्गन बोले तो लंग्स। हार्ट से जो सर्कुलेशन पल्मोनरी ऑर्गन में हो रही है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में हो रही है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक वर्ड कहां से आया है, ऑर्गन सिस्टम से, और पल्मोनरी वर्ड कहां से आया है, लंग्स। दोनों सर्कुलेशन, pulmonary circulation as well as systemic circulation, both taken together we will call it as double circulation। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन जो कि ह्यूमन हार्ट में हो। तो लिखना धीरे धीरे सुनो। यहाँ पे जो ब्लड आ रही है इस जगह पे देखो, लंग्स में जो ब्लड एंटर कर रही है, लंग्स में जो ब्लड एंटर कर रही है ये वाली ब्लड है जो लंग्स में एंटर कर रही है ना। इस ब्लड में देखो तो किस चीज की अमाउंट ज्यादा है,
कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है। इस वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे जो ब्लड है इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी ज्यादा हाई है इस वाले। और इसमें किसका अमाउंट कम होगा, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, है ना। ये ब्लड जो यहाँ पे आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया कि ये कैपिलरी है, सिंगल सेल की मेम्ब्रेन, और ये तो थिन एंड मॉइस्ट, थिन एंड परमिएबल है ही एल्वियोलाई के लिए। ये दोनों इतनी पतली है कि आराम से वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, इस जगह की कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल देखो और यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल देखो जरा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ज्यादा कहाँ पे है, ब्लड में ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है और इधर कम है। ब्लड में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब देखो तो ऑक्सीजन को जरा कंपेयर करो, कहाँ ज्यादा है, एल्वियोलाई में ज्यादा है और यहाँ पे कम है। कोई भी चीज अपने हायर से लोअर की ओर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यहां से ऑक्सीजन इधर जाएगी और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगी। प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज को सपोर्ट करने के लिए वहां पे कितनी चीजें हैं, देखिए सपोर्ट करने के लिए ये प्रोसेस आसानी से हो इसके लिए कितनी चीजें हैं वहां पे, थिन है, परमिएबल है, मॉइस्ट है, बहुत ज्यादा एरिया है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, एयर के कांटेक्ट में, इतनी चीजें हैं, आराम से गैसेस एक्सचेंज होगी। और जब यहां से ब्लड ये बाहर निकलेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से होता हुआ जब ये बाहर निकल रहा होगा ब्लड, मतलब जब ये लंग्स से बाहर निकल रहा होगा, ये देखो लंग्स से जो बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है, बताओ इसमें क्या ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो चुका होगा, और क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो चुका होगा। अब इस ब्लड को क्या बोलोगे, इस ब्लड को बोलोगे प्योर ब्लड। और इस ये जो ब्लड जो यहाँ पे आया था, इस ब्लड को क्या बोलोगे, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो गई, क्लियर सबको, एक्सचेंज हो गई गैसेज। एक्सचेंज होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक्सचेंज होने के बाद अब हमें एक्सहेलेशन करना है ना। इनहेलेशन किया, इनहेलेशन करने के बाद ये सारी प्रोसेस हो गई। अब हमें एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस हमें करनी है, तो जब हम सांस छोड़ रहे होंगे उस वक्त क्या प्रोसेस हो, सांस छोड़ते वक्त, एक्सहेल करते वक्त जो प्रोसेस है वो यहाँ के जस्ट रिवर्स हो। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि पहले रिब गेज में क्या हो रही थी, एक्सपेंशन, अब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और डायफ्राम जो पहले फ्लैट था, अब वो डायफ्राम फ्लैट ना हो करके क्या होगा, वो ऐसे होगा, इस शेप में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा और अब हो जाएगा ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डायफ्राम डोम शेप। इससे क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, लंग कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम ऊपर, वॉल्यूम कम हो गई, तो इसकी जो वॉल्यूम है दैट विल डिक्रीज। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो एयर प्रेशर का क्या होगा, एयर प्रेशर विल इंक्रीज। और जब, अब सोचो लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर हो गई, बाहर कम है, तो एयर विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द, आउट ऑफ लंग। एक्सहेल्ड एयर की जब कॉन्सेंट्रेशन को देखोगे तो एक्सहेल्ड एयर की कॉन्सेंट्रेशन आपको अलग दिखेगी,
एक्सेल्ड एयर में नाइट्रोजन का अमाउंट तो उतना ही रहेगा 78%। पहले इनहेल भी किया था, 78% एक्सेल भी करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट बताओ तो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 16.4%। लिए थे तो कितना था? छोड़ रहे तो कितना है? बाकी किधर गया? ब्लड में डिजॉल्व, है ना, बाकी ब्लड में डिजॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने सांस लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? और जब सांस छोड़ेंगे तो इट विल इंक्रीज टू 4.4%। इतना ज्यादा कहां से आ गया? ब्लड से आया। अच्छा, ब्लड में से आया तो यहाँ पे एक्सेल्ड एयर कंटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये आपको प्रूव करना है, कैसे करोगे? लाइम वाटर टेस्ट। वेरी गुड। इसके लिए हम लोग करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर कलरलेस से क्या हो जाएगा? मिल्की वाइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें वाटर वेपर का अमाउंट अगर देखोगे तो वाटर वेपर वेपर का अमाउंट हाई हो जाएगा। कितना हाई वाटर वेपर कहां से आ गया? पहले लेते वक्त इनहेल करते वक्त तो था नहीं, सेल से ही तो आया ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। तो एक्सेल्ड एयर में वहां पे वाटर वेपर गर्मी के मौसम में तो नहीं दिखता है, लेकिन ठंड के मौसम में जरूर दिखता है ना। ठंड के मौसम में दिखता है पानी निकलता हुआ सांस से, तो वो वही एक्सेल्ड एयर में होता है। समझ में आया? सुनो, इन एक्सहेलेशन करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हमेशा इसके अंदर रहती है। ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा कंप्लीटली आउट ऑफ एयर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सांस चाहे जितनी फोर्सफुली आप निकाल दो, कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो यहाँ पे हमेशा बची रहती। उस अमाउंट ऑफ एयर को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलेंगे, लिखो 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 रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर, this is the amount of air left in the lung, amount of air left in the lung even after even after exhalation, even after exhalation। अगर हम इसके रोल की बात करें, रोल को जरा समझो जरा पहले। हमारी ब्रीदिंग की रेट कितनी होती है? 15 से 20 नॉर्मल का कंडीशन की बात करें, 15 से 20। अच्छा, हार्ट बीट की क्या रेट होती है? 72 टाइम्स। इसका मतलब ब्लड यहाँ पे जो आ रहा है वो तो आ रहा है 72 टाइम्स, है ना, 72 टाइम्स। लेकिन इसमें एयर जो आ रहा है वो 15 से 20 बार। ऐसा कई बार होगा कि ब्लड यहाँ पे पहुंचा, लेकिन उस वक्त यहाँ पे एक्सेलेशन हुआ। समझ में आ रहा है रीजन? क्योंकि ब्लड आने की रेट है 72 टाइम्स, और यहाँ पे ब्रीदिंग रेट कितनी बार है? 15 से 20 बार। तो ऐसा बहुत बार होगा ना, जब ब्लड यहाँ आ रही है और उस वक्त हम एक्सेल कर रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में यहाँ पे जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहता है, दैट कंटिन्यूज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आया? नहीं आया? परीक्षित तो बोला ना, ऐसे ना बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलते। लिखो, रोल में लिखो, इट कंटिन्यूज डिफ्यूजन, ब्रैकेट में लिखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट कंटिन्यूज diffusion or exchange of gases even after even after
exhalation, even after exhalation. Second point में लिखो, it will prevent alveoli. It will prevent alveoli from collapsing. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस? ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना इज ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन, ये जो सब पूरा पढ़ रहे हो, ये सब किसमें पढ़ रहे हो? रेस्पिरेशन में तो पढ़ रहे हैं. तो ब्रीदिंग इज द छोटा सा पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स इंटायर बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी और केमिकल प्रोसेस. लेकिन जब ब्रीदिंग की बात करेंगे तो इट इज ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बस. रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ब्रीदिंग में क्या होगा? एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. ब्रीदिंग में कोई इंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता, इंजाइम का कोई एक्शन नहीं होता. रेस्पिरेशन में बहुत सारे इंजाइम्स, इवन क्रेब साइकिल में ही देखोगे ढेर सारे इंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस में ढेर सारे इंजाइम्स. ठीक है, तो एक साइड लिखेंगे ब्रीदिंग, दूसरी साइड लिखेंगे रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग का पॉइंट नंबर 1, इट इज द फिजिकल प्रोसेस, it is the physical process of exchange of gases. It is the physical process of exchange of gases. रेस्पिरेशन में लिखो, रेस्पिरेशन में लिखो, it includes entire biochemical process, it includes entire biochemical process it includes entire biochemical process. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में है ब्रीदिंग में, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, इसमें लिखें रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटी. Energy is released in the form of ATP. Next point, enzymes are not involved during the process. Breathing में लिखना है, enzymes are not involved during the process. Respiration में लिखें enzymes are involved. Enzymes are involved during the process. ओके बच्चों, चलिए एक और चीज सर, ये है कि ब्रीदिंग रेट वाला बता दिया था ना आप लोग को, बता सकते ब्रीदिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हाई होती है. ओके, एक क्वेश्चन और है कि व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसीडर्ड टू बी द पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉइजनस गैस क्यों बोलते हैं? पहले हम लोग समझेंगे इसको, फिर लिखेंगे.
ये है हमारी हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी। आरबीसी के अंदर में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है पता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। लंग्स से ऑक्सीजन लिया, ये जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन ही है। लंग्स से ऑक्सीजन लिया और इसको शायद बॉडी के सेल पे जाकर के वहां पे ऑक्सीजन दे दिया, फिर वो फ्री हो गया, अगला ऑक्सीजन कैरी कर। ठीक है, ये काम है हीमोग्लोबिन। अब अगर मान लीजिए कोई आरबीसी है, इसके इन्वायरमेंट में दोनों चीजें, कौन कौन सी चीजें? ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या करेगा ये पता है? ये ऑक्सीजन के साथ अटैच ही नहीं होगा। ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन के साथ जब ये अटैच हो रहा था तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सेल के पास जाकर के ऑक्सीजन दे दे रहा था, फिर वापस फ्री हो जा रहा है। लेकिन वंस इट गेट अटैच्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, खत्म, कोई काम नहीं, अब ये कोई काम ही नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी जो यहाँ पे अटैचमेंट होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी अब हमारे किसी काम का, समझ में आया? तो आरबीसी होते हुए भी वो पर्सन के अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग नहीं होता। तो अब आप समझ सकते हो ये कितना पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस गैस है। अगर कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर भी रह गया तो उसका जो आरबीसी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होता चला जाए और उसके ब्लड में फ्री हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता चला। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद नींद आती है, बताया था। क्यों नींद आती है, रीजन क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, लैक ऑफ। ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड डाइजेस्ट हो रहा है। अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड पूरी बॉडी से वहां गया, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहां पे बढ़ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों बढ़ा? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर। ब्रेन से भी ब्लड कम हो, जैसे ही ब्रेन में ब्लड कम हुआ तो ब्रेन में ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई कम, जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, नींद आनी शुरू। नींद कब आती है? जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम। खाना खाने के बाद तो जरूर होती। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड वहां मूव करे। ठीक है, अब आप जरा इस सिचुएशन को सोचो। मान लो कोई हिली एरिया में या कोई किसी भी जगह रूम में ठंड के मौसम में अंगीठी जला लिया। अंगीठी समझते हो? अंगीठी नहीं समझते हो? कोयले वाला या लकड़ी वाला जो होता है ना, लकड़ी जलाते हैं रूम के अंदर, रूम को गर्म रखने के लिए। तो रूम को गर्म रखने के लिए अंगीठी जला लिया या लकड़ी वगैरह जला लिया, और उसका ठंड इतनी ज्यादा है कि हमने रूम को पैक कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है तो वैसी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन का अमाउंट ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। रूम को आपने क्या किया? पैक कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद, एयर की सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन वहां पे कम है, कार्बन वहां पे ज्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। उस रूम में मान लीजिए कोई आदमी सोया है तो उसकी हीमोग्लोबिन के पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? ऑक्सीजन और कार्बन मोनो। वो किसके साथ अटैच होगा बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जैसे अटैच हुआ तो ब्लड में फ्री हीमोग्लोबिन कम होता चला गया, कम होता गया, धीरे 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 और कम हो गया, उसको नींद आने लगेगी।
क्यों? नींद क्यों आ रही है? क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, उसको नींद आने लगी है, उसको बहुत अच्छा अच्छा फीलिंग होगा कि बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि नींद क्यों आ रही है ना, पता नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते क्या है? इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। इस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है, तो इसका नाम रखा गया क्या? हैप्पी हाइपोक्सिया। पर्सन खुशी खुशी विदा हो जाता, पता ही नहीं चलता, उसको सोया ही रह जाता वो हमेशा। क्यों सोया रह जाएगा? देखो, धीरे धीरे ब्लड में ऑक्सीजन कम होता गया, फ्री हीमोग्लोबिन है नहीं, अब वो पर्सन ही ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। समझ में आया?